हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट जून 2024 और कुछ स्टेट्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए हम केसी श्रीवास्तव जी की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, उसकी सीरीज हमने चला रखी है। उसके कुछ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उसके हो चुके हैं। आज का हमारा विषय है पुरातत्व, परिभाषा तथा अध्ययन क्षेत्र और उत्खनन की विधियां। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुरातत्व क्या होता है और उत्खनन की जो विधियां बताई गई हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। आर्कियोस का अर्थ पुरातन होता है और लोगोस जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो आर्कियो लोगोस जो है इसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है, किंतु पुरातत्व शब्द का प्रयोग मात्र इसी संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता है, अपितु आज इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो पुरातत्व शब्द है इसका अर्थ जो है आज बहुत विस्तृत हो गया है और इसका जो वैज्ञानिक प्रयोग भी किया जाता है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई पुरातत्व की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। पुरातत्व के बारे में काफी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री है गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। गॉर्डन चाइल्ड महोदय के अनुसार क्या है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। इसमें एक और पुरातत्वविद हैं लियोनार्ड कॉटरेल के मतानुसार मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी पुरातत्व है। कॉटरेल महोदय कहते हैं कि मानव द्वारा छोड़े के जो अवशेष है उनके माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी पुरातत्व है। ये अवशेष उपकरण, अस्त्र शस्त्र, दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कब्र, मानव या पशु अवशेष सभी हो सकते हैं। एक और पुरातत्वविद हैं ग्राहम क्लार्क। ग्राहम क्लार्क के अनुसार मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन रूप में पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। बीबी लाल का विचार है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। बीबी लाल के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। एच डी संकालिया जी, ये भी एक काफी प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहे हैं। एच डी संकालिया जी ने कहा है कि पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। एच डी संकालिया के अनुसार पुरावशेष जो है, पुरावशेष जो होते हैं उनका अध्ययन जो है उसको पुरातत्व कहते हैं। कोफोर्ड का विचार है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत के गर्भ में छिपी हुई मानव संस्कृतियों का अध्ययन करती है तथा व्यवहार में उसका प्रभाव एवं उद्देश्य आदिकालीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार लियोनार्ड बुली पुरातत्व का लक्ष्य मानव सभ्यता के विकास को खोजना तथा उन्हें प्रदर्शित करना बताते हैं। डेनियल की धारणा है कि पुरातत्व का प्रयोग दो मुख्य अर्थों में किया जाता है। डेनियल के अनुसार जो पुरातत्व है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, दो मुख्य अर्थों में किया जाता है, प्राचीन काल के भौतिक अवशेषों का अध्ययन और प्रागैतिहासिक पुरावशेषों का अध्ययन। डेनियल महोदय के अनुसार पुरातत्व जो है उसका जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है, प्राचीन काल के भौतिक अवशेषों का अध्ययन और प्रागैतिहासिक पुरावशेषों का अध्ययन। प्रारंभिक विद्वानों की दृष्टि में पुरातत्व एक सहायक विषय था। वॉल्टर टेलर नामक अमेरिकी विद्वान ने
पुरातत्व को मात्र साक्ष्य एकत्र करने की प्रणाली तथा तकनीकों का संग्रह बताया। उनके अनुसार पुरातत्ववेदा वस्तुतः एक तकनीशियन के अलावा कुछ भी नहीं होता। पिगट महोदय ने पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा के रूप में निरूपित किया, किंतु हाल के दशक में पुरातत्व संबंधी विचारधारा में परिवर्तन आया है तथा इसकी प्रतिष्ठा एक स्वतंत्र विषय के रूप में होने लगी है। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वानों में सर मार्टिमर व्हीलर का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पुरातत्व को मात्र तकनीकों का समूह मानने वालों को सटीक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। मार्टिमर व्हीलर जी का मानना है कि पुरातत्व जो है वो क्या है, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा क्या होता है, केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदा जाता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। उसके तथ्य मनुष्य की उपलब्धियों के भौतिक वृक्ष होते हैं, यद्यपि निर्जीव होते हैं तथापि पुरातत्वविद उन्हें अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति से सजीव बना देता है। उसके पास एक कलाविद एवं दार्शनिक जैसी कल्पना शक्ति भी होती है, जिसका उपयोग करते हुए वह निर्जन स्थलों एवं वस्तुओं में जीवन का संचार कर देता है। इस दृष्टि से वह मानववादी है। इस प्रकार पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लिखित साक्ष्य अधिक से अधिक 5000 वर्ष प्राचीन हो सकते हैं। लिखित जो साक्ष्य है वो अधिक से अधिक कितने 5000 वर्ष प्राचीन हो सकते हैं, जबकि मनुष्य का आविर्भाव 30 लाख वर्ष पहले हुआ। मनुष्य का जो आविर्भाव हुआ वो कब हुआ, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हुआ। कालक्रम की दृष्टि से मानव सभ्यता का 0.001% भाग ही इतिहास की परिधि में आता है। इतिहास की परिधि में कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो मानव सभ्यता का 0.001 एक माइक्रोन जो 0.001% भाग जो है, मतलब 0.001% भाग है, वही इतिहास की परिधि में आता है। इसके पूर्ववर्ती प्राग ऐतिहासिक एवं आधे ऐतिहासिक काल है। इनके सुदीर्घ काल में मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन पुरातत्व के माध्यम से ही संभव है। भौतिक अवशेषों के द्वारा पुरातत्वविद मानव के संपूर्ण परिवेश को निर्मित कर देता है। प्राग ऐतिहासिक एवं आधे ऐतिहासिक काल का इतिहास तो पूर्णतः पुरातात्विक अन्वेषणों पर ही आधारित है, जबकि ऐतिहासिक काल के इतिहास को पुरातत्व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। पुरातत्व के अध्ययन क्षेत्र में ही हम संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। मानव अतीत के सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों का ज्ञान हमें पुरातत्व के माध्यम से ही होता है, क्योंकि लिखित साक्ष्यों में प्राय जन सामान्य की गतिविधियां गौण होती हैं। पुरातत्ववेत्ता उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई सामग्रियों का सुनियोजित ढंग से कालक्रम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करता है तथा यहाँ उसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो जाता है। वह किसी संस्कृति के विशेष स्वरूप, उसमें निर्मित उपकरणों के प्रकार, उसका विस्तार क्षेत्र के साथ ही साथ उसके विकसित एवं विलुप्त होने की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करता है। पुरातत्वविद क्या करता है, किसी भी संस्कृति का जो विशेष स्वरूप है उसमें निमित उपकरण, जो भी उसके उपकरण, जो यंत्र जो बने, वो उसका विस्तार क्षेत्र और उसकी जो विकसित अवस्था थी और उसकी जो विलुप्त होने की जो प्रक्रिया है उसको जानने का प्रयास करता है। वह प्राचीन मानव समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालता है और भौतिक जगत में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन का भी ज्ञान कराता है। वह भौतिक उपकरणों तथा अवशेषों का मानवतावादी दृष्टि रखते हुए नियंत्रित कल्पना शक्ति द्वारा प्राचीन संस्कृति का यथासंभव जीवंत इतिहास निर्मित कर देता है। इस दृष्टि से उसकी कार्यपद्धति एक कलाकार और वैज्ञानिक जैसी होती है। वह मानव ज्ञान को विस्तृत कर देता है तथा मनुष्य में संपूर्ण राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर विश्व के सभी प्राचीन मानव समुदायों की रीति रिवाजों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा उत्पन्न कर देता है। प्राचीन मनुष्य के रहन सहन, खान पान, आवास, उपकरण आदि का अध्ययन पुरातत्ववेत्ता को करना पड़ता है। पुरातत्व को क्या करना पड़ता है, पुरातत्ववेत्ता को प्राचीन मनुष्यों के रहन सहन, खान पान, आवास, उपकरण आदि का
अध्ययन करना पड़ता है। वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि प्राचीन लोगों के धार्मिक अनुष्ठान क्या थे, उनमें मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं, जादू टोनों में किस सीमा तक उनका विश्वास था, मृतिक संस्कार का स्वरूप कैसा था आदि। वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही तरह की संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके निवासी स्वदेशी थे अथवा आवर्जक। उन्नत संस्कृति एक क्षेत्र में विकसित होकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रसारित हुई अथवा अलग अलग क्षेत्र के निवासियों ने स्वतंत्र रूप से उसका आविष्कार किया। इस संबंध में मार्टिमल वेहिल का कथन है वस्तुतः महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार एक सैनिक मानचित्र को सामने रखकर उसमें दिखाए गए ठिकानों से नहीं बल्कि उसके सैनिकों से युद्ध करता है, उसी प्रकार पुराविद के लिए भी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वह उत्खनन में वस्तुओं को नहीं अपितु उनका निर्माण और प्रयोग करने वाले मनुष्यों को खोजता है। व्हीलर महोदय का क्या मानना है? जिस प्रकार एक सैनिक मानचित्र को सामने रखकर उसमें दिखाए गए ठिकानों से नहीं बल्कि उसके सैनिकों से युद्ध करता है, उसी प्रकार पुरातत्वविद जो है वो भी क्या करता है कि उत्खनन में वस्तुओं को नहीं अपितु उनका निर्माण और प्रयोग करने वाले मनुष्यों को खोजता है। वह कल्पनाशील तो होता है परंतु उसकी कल्पना शक्ति नियंत्रित होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी जो क्रियाकलाप है उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का प्रमुख साधन है। उत्खनन की विधियां, तो प्रथम क्या होता है? आर्कियोलॉगोस है। तो उत्खनन करने से ही पुरातत्ववेत्ता जो है उस संस्कृति के बारे में जानता है, उसका उद्भव कैसे हुआ, वहां की सभ्यता का विकास कैसे हुआ और उसके बाद उसका पतन कैसे हुआ, उसकी विलुप्तता तक एक पुरातत्ववेत्ता उसको जानने का प्रयास करता है। और वो कैसे होगा? वो उस क्षेत्र जहां भी जो सभ्यता पनपी थी प्राचीन काल में, तो उसको कोई भी जो पुरातत्ववेत्ता है वो अपनी देख रेख में उसकी खुदाई करवाता है। वो खुदाई करवाने से उसको जो वहां पे उपकरण मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, वहां से उनके जो हथियार और गहने मिलते हैं, उनकी कब्रें, उनकी कब्रों की जो विधियां थी कि उनको कैसे दफनाया जाता था, उनके साथ कुछ अन्य साधन जैसे कुछ आभूषण वगैरह मिले हैं और कुछ कब्रों में जानवर भी मिले हैं, जैसे बकरी भी मिली है कि एक अंतिम संस्कार किया गया था तो जो डेड बॉडी है सबके साथ बकरी के हड्डियां भी मिली हैं। तो उन विधियों उनके द्वारा वहां संस्कृति के जो लोग, उनकी वेशभूषा कैसी थी, आभूषण कैसे पहनते थे, ये चीजें वो जानने का प्रयास करता है। और वो किससे करता है? वो उत्खनन विधि से करता है। तो उत्खनन की विधियां, पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छिपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। 20वीं सदी के पूर्व तक उत्खनन का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता था। इसके प्रारंभिक स्तर पर निर्धारित क्षेत्र में दूर दूर तक गड्ढे खोदे जाते थे और यदि किसी भवन अथवा दीवार का कोई अंश मिल जाता था तो उसके ज्ञान के लिए उन्हें मिला दिया जाता था। किंतु कालांतर में वैज्ञानिक तकनीक विकसित होने के फलस्वरूप व्यवस्थित ढंग से उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। संप्रति उत्खनन की दो मुख्य विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं। संप्रति उत्खनन के लिए उत्खनन की कितनी विधियां? मुख्य जो दो ही विधियां हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं। लंबवत उत्खनन जिसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन, और क्षैतिज उत्खनन हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। वर्टिकल लंबवत उत्खनन, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। तो लंबवत जो उत्खनन है पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लंबवत उत्खनन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें किसी स्थान की लंबा लंबी खुदाई मतलब लंबवत खुदाई की जाती है। यह खुदाई तब तक चलती रहती है जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए, मतलब तब तक नीचे जो है प्राकृतिक नेचुरल सॉइल जो है वो ना मिल जाए तब तक इसको खोदा जाता है। इसमें ऊपर से नीचे खोदा जाता है, ध्यान रखना। जो लंबवत उत्खनन होता है, लंबवत खुदाई में ऊपर से नीचे खोदा जाता है। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित होती है। इसके द्वारा संपूर्ण सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता।
अपितु हम विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इससे यह जानकारी मिलती है कि संबंधित स्थल कितने समय तक तथा किन व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया। इसी कारण व्हीलर ने इस विधि को काल मापन अथवा संस्कृति मापन की संज्ञा प्रदान की है। मार्टिवर व्हीलर ने जो लंबवत उत्खनन है उसको विधि काल मापन अथवा संस्कृति मापन टाइम स्केल और कल्चर स्केल की संज्ञा प्रदान की है। इस उत्खनन के द्वारा यह माना जा सकता है कि उस क्षेत्र में किस संस्कृति के लोग कब आए और उनका विनाश कब हुआ। यह विधि विभिन्न संस्कृतियों के पूर्वापर क्रम और पारस्परिक संबंध ज्ञात करने में भी सहायता करती है। हालांकि यह उत्खनन एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, अतः इसके माध्यम से किसी संस्कृति अथवा सभ्यता का संपूर्ण चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकता। तो लंबवत उत्खनन विधि है ये एक सीमित क्षेत्र में की जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इससे किसी संस्कृति अथवा सभ्यता का संपूर्ण चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाता है। इससे किसी संस्कृति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि पक्षों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती जो मानव के विस्तृत इतिहास लेखन के लिए आवश्यक है। अतः लंबवत उत्खनन किसी संस्कृति के कालक्रम एवं स्थिरीकरण में ही ज्ञान में सहायक हो सकता है। ये लंबवत उत्खनन जो है ना, किसी संस्कृति का कालक्रम ही सिर्फ बता सकता है। उस संस्कृति की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी वहाँ के कल्चरल या रीति रिवाज, आभूषण वगैरह जो है उनके बारे में पता नहीं चल सकता है। सिर्फ कालक्रम के लिए लंबवत उत्खनन जो है वो विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विषय में व्हीलर महोदय ने लिखा है, बाय वर्टिकल एक्सकवेशन इज मीन्ड द एक्सकवेशन ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन डेप्थ विद a view of ascertaining the succession of culture or of phases and so producing a time scale or cultural scale for the site। इससे क्या होता है, वर्टिकल एग्जामिनेशन में इसका मतलब ये है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसी में हम डेप्थ में खुदाई करते हैं और उससे किसका पता चलता है, वो जो कल्चर थी, वो जो संस्कृति थी, उसकी कल्चर स्केल ऑफ द साइट, मतलब उसकी कालक्रम का ही पता हमें चलता है। अगला है क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन इससे तात्पर्य है कि समस्त टीले अथवा उसके वृत्त भाग की खुदाई करना। क्षैतिज उत्खनन का मतलब है कि समस्त टीले या उसका जो वृत्त भाग है उसकी खुदाई करना है। इसमें खुदाई लंबवत न होकर विस्तार में की जाती है। इस तरह की खुदाई से हम संबंधित स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही संबंधित सभ्यता के अप्रत्यक्ष अवशेष भी प्राप्त कर लेते हैं। इससे यह उद्घाटित होता है कि सभ्यता को विकसित करने में किसी स्थान विशेष का क्या योगदान रहा। किसी सभ्यता के सम्यक स्वरूप का निरूपण क्षैतिज उत्खनन के माध्यम से ही होता है। व्हीलर के अनुसार क्षैतिज उत्खनन से तात्पर्य किसी संस्कृति का सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पुरास्थल के काल विशेष से संबंधित संपूर्ण अथवा उसके विस्तृत भाग की खुदाई करना है। तो क्षैतिज उत्खनन उस संस्कृति का जो संपूर्ण ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार क्षैतिज उत्खनन किसी स्थान विशेष की संपूर्ण संस्कृति के ज्ञान के लिए आवश्यक है। इस विधि का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने 1944-45 ईस्वी में तक्षशिला के सिरकप के टीले पर करके पार्थियन युग की संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया था। तो सर जॉन मार्शल जो है वो उन्होंने 1944-45 में 45 में तक्षशिला का जो सिरकप टीला है उसका उत्खनन किया था क्षैतिज उत्खनन विधि के द्वारा, और वहां का जो पार्थियन युग जो था उसकी संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के क्षैतिज उत्खनन से वहां के भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, दुर्ग, नगर विन्यास आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन लंबवत उत्खनन के अभाव में उनके विकास क्रम की कोई जानकारी नहीं हो पाई। क्षैतिज उत्खनन व्यय साधन होने के कारण बहुत कम किया गया है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता। जो क्षैतिज उत्खनन है वो हमें कालक्रम के सब चीजों के बारे में बताता है, लेकिन ये बहुत महंगा होने के कारण इसको
कम किया जाता है। पुरातत्वविद उत्खनन की उपयुक्त दोनों विधियों को एक दूसरे की पूरक मानते हैं। किसी भी स्थान पर दोनों का प्रयोग अलग अलग नहीं किया जा सकता। अतः उत्खननित क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबवत अथवा क्षैतिज दोनों का प्रयोग आवश्यक है। लंबवत उत्खनन द्वारा किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप और उसके उत्थान पतन की जानकारी मिल जाती है। तत्पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन करके उस स्थल की सभ्यता तथा संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो हम ये अलग अलग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्षैतिज उत्खनन के द्वारा हमें पहले क्या होता है, उसकी प्राचीनता और उसके निवासियों का स्वरूप और उनका उत्थान पतन की जानकारी हमें किससे मिलती है, लंबवत उत्खनन से मिलती है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, क्षैतिज उत्खनन करेंगे और क्षैतिज उत्खनन करने से उसका जो उस संस्कृति जो भी थी, सभ्यता थी, उसका सत्र विन्यास का विधिवत अध्ययन कर लेना अभिष्ट है। मतलब बाद में उसके बारे में हम क्षैतिज उत्खनन करते हैं। अन्यथा सभ्यता का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। अगर हम लंबवत उत्खनन नहीं करेंगे और उसके बाद क्षैतिज उत्खनन नहीं करेंगे तो फिर मतलब हमें उसकी सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। इन दोनों विधियों से प्राप्त जानकारी से हम किसी काल के इतिहास एवं संस्कृति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। व्हीलर ने लंबवत उत्खनन को क्षैतिज उत्खनन का पुरोगामी माना है। दोनों के पारस्परिक संबंध के विषय में उनका कहना है कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी है। वर्टिकल टैगिंग इज रेलवे टाइम टेबल विदाउट ट्रेन एंड द हॉरिजॉन्टल डिगिंग इज रेलवे ट्रेन विदाउट टाइम टेबल। जिस प्रकार समय सारणी से क्रमशः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन संस्कृति रूपी गाड़ी के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार क्षैतिज उत्खनन बिना समय सारणी के रेलगाड़ी की भांति है, जिसके विषय में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कब छूटी, किन किन स्टेशनों पर रुकी तथा कहाँ पहुंची। इसी प्रकार क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के विस्तार क्रम का ज्ञान नहीं हो सकता। उत्खनन की दोनों विधियों का प्रयोग करके ही हम सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि पहले किसी पुरातन स्थल का लंबवत उत्खनन कर उसकी संस्कृति का क्रम निर्धारित किया जाए तथा फिर विभिन्न संस्कृतियों तथा किसी संस्कृति विशेष के पुरातन स्थल का क्षैतिज उत्खनन करवाया जाए। तभी संस्कृति तथा